अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हम ऐसे ही ओवरव्यू ले लेते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है क्या। अब हम देख लेते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं। उसमें होती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये डाइजेस्ट तो हो जाएंगी, लेकिन ये इतने पॉलीमर हैं, इतना इनका बड़ा मॉलिक्यूल होता है कि हम उसे एब्जॉर्ब नहीं करते। अब हमने क्या किया, किसी ने खाना खाया, माउथ से गया, फिर आया हमारे पास फेरिंग्स में, माउथ, फेरिंग्स, फिर आया हमारे पास ईसोफेगस, फिर आया स्टमक, फिर हमारे पास आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके फोल्ड्स बने होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारे पास आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, फिर एनस। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, स्टमक, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पास क्या है, रेक्टम, ये हमारे पास क्या है, एनस, ये क्या है हमारे पास, एनल कैनाल। ये कुछ पार्ट्स हैं जिसे हम पूरा कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है 9 मीटर्स लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर्स वो लॉन्ग होती है। अब हमने खाना खाया, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, क्योंकि माउथ में, अब जैसे हमने खाना खाया, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ एंजाइम से हम पढ़ेंगे। फिर खाना आएगा फेरिंग्स में, फिर आएगा ईसोफेगस में, इसको हम नाम क्या देंगे, ईसोफेगस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टमक के हमारे पास कुछ इंस्फेक्टर होते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इंस्फेक्टर, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक इंस्फेक्टर, गैस्ट्रिक इंस्फेक्टर, पाइलोरिक इंस्फेक्टर। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके फिर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट होते हैं, ये असेंड कर रहा है इसलिए हम कहते हैं इसे असेंडिंग कोलॉन, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, ये है डिसेंडिंग कोलॉन। फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, फिर एनस। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, जीआईटी ट्रैक में इन तीनों की डाइजेशन होगी, लेकिन एक जगह नहीं होगी, अलग अलग जगह होंगी। फिर यहाँ से ये हमारा वेस्ट मटेरियल फीसिस की शक्ल में बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि है क्या बुक में। डाइजेशन ऑफ फूड। The food of animals and man consists of complex organic substance such as carbohydrate, fat and protein। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स etc. These substances as cannot be absorbed by cells and it's necessary that our body mechanism must change these complex molecules into simple absorbed form। जैसे कि हमारे सेल हैं वो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे बॉडी में कुछ मैकेनिज़्म होते हैं ताकि हम इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को चेंज कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ताकि फिर हम उनको एब्जॉर्ब कर सकें। डाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मैकेनिकली एंड केमिकली। डाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन, इनटू सिंपलर वाटर सॉल्युबल यूनिट्स।
ठीक है, सुइटेबल ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी फ्लूइड्स। डाइजेशन क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स मैकेनिकली एंड केमिकली इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल, ताकि वो वाटर में सॉल्युबल भी हो जाएं और हम उनको बॉडी फ्लूइड्स में एब्जॉर्ब भी कर सकें। इन मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन द एलिमेंट्री कैनाल। हमने देखा था ना एलिमेंट्री कैनाल जो 9 मीटर लॉन्ग होती है। द डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर व्हेन द गट कैविटी एंड मेनली इज एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। डाइजेशन हमेशा एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं होती, मेनली गट ट्यूब में होती है एंड बहुत सारे एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं ताकि उस फूड की हम क्या कर सकें? हाइड्रोलाइसिस कर सकें। डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल कैनाल परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन इन डाइजेशन एज फॉलोज। अब हमने पढ़ा था, हमने देखा ना चार्ट में जो हमने डायग्राम बनाया उसमें मैंने कहा था ना आपको कि हर पार्ट पे अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करते हैं, हर पार्ट पे अलग अलग चीज़ की डाइजेशन होती है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट की, फिर स्टमक में प्रोटीन्स की, फिर हम देखते हैं आगे डाइजेशन इन माउथ, जिसको हम क्या कहेंगे? बक्कल डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ मेन स्टार्ट्स इन माउथ। डाइजेशन हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। मेस्टिकेशन एंड च्यूइंग, जैसे हम दांतों से कोई भी हमने खाना खाया है, दांतों से हम मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से हम उस फूड को क्या करते हैं? च्यूई कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड द टंग ब्लेंड्स देम। फिर हम अपने टंग की मदद से हम क्या कर देते हैं? उस ब्रोकन फूड को हम ब्लेंड कर देते हैं। सिलेवरी ग्रैंड्स इन द बकल कैविटी आर स्टिमुलेटेड बाय साइट स्मेल टेस्ट ऑफ द फूड। हमारे जो टंग में सिलेवरी ग्लैंड है जो सीक्रेट करते हैं सलाइवा। हमने किसी का खाना देखा तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम किसी की बिरयानी की कोई खुशबू आ रही है तब भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना क्या होता है? हमारी सलाइवा फूड पे सीक्रेट कर देती है। हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो फूड की साइड पे, स्मेल पे एंड टेस्ट पे सलाइवा सीक्रेट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मुंह में पानी आ जाता है। स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड होता है, हमें पता है 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से 14 तक अल्कलाइन मीडियम होता है। सलाइवा हमारे पास क्या है? अल्कलाइन फ्लूइड है, कंटेन 90% ऑफ वाटर, लुब्रिकेट म्यूसिन एंड एंजाइम अमाइलेज आल्सो कॉल्ड टाइलिन। अमाइलिन क्या करता है? अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, जिसको हम कहते हैं टाइलिन। उसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। ये आप याद कर लें। अमाइलेज, सिलेवरी अमाइलेज जो माउथ में रिलीज होता है उसको हम कहते हैं टाइलिन। दिस सलाइवा परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। इट लुब्रिकेट्स द फूड। एक तो फूड की लुब्रिकेशन करती है। इट्स एंजाइम टाइलिन हाइड्रोलाइसिस स्टार्च टू माल्टोस। स्टार्च भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देती है स्टार्च को अमाइलेज की हेल्प से। नो डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स अकर्स इन माउथ, क्योंकि एंजाइम नहीं होता प्रोटीन एंड लिपिड के लिए, इसलिए माउथ में उनकी डाइजेशन नहीं होती। द एक्शन ऑफ टंग एंड चीक्स वुड बी द फूड इन टू बॉल द बोलस एंड पुशेस इट टूवर्ड्स फेरिंग्स फ्रॉम वेयर इट इज swallowed एंड टू द ईसोफेगस। द फूड मूव्स डाउन द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस टूवर्ड द स्टमक। अब जैसे ही हमारे माउथ में वो गया, हम वहाँ पे क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की माउथ में क्या हुई? डाइजेशन हुई, मूव हमारे जो फूड हमारा था वो क्या हो गया? बोलस की शेप पे हो गया। अब वो क्या करेगा? वो पुश होगा इनटू फेरिंग्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, फिर बोलस की शक्ल में वो फेरिंग्स में आया, फिर यहाँ पे एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करेगी? उस फूड को ईसोफेगस में करेगी, फिर वो इंस्फिंक्टर की वजह से स्टमक में आ जाएगा। मस्कुलर बेग होता है ये हमारे पास। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? पहले यहाँ क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई बाय द एंजाइम अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ? बोलस की शक्ल में ये फेरिंग्स में आ गया। बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है ये ईसोफेगस में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पे ईसोफेगस में हम पहुँच गए, फिर ये स्टमक में आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्टमक में डाइजेशन। स्टमक जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक डाइजेशन। द स्टमक इज़ द फर्स्ट रीजन ऑफ गट वेयर एनी सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। स्टमक हमारे पास क्या है? गट का वो रीजन है जहाँ पे बहुत चीज़ों की डाइजेशन होती है। इट इज़ अ मस्कुलर बैग विद इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन कॉल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये मस्कुलर बैग है, इसकी इनर लेयर में ऐसे बना होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो इसको प्रिवेंट करती है, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, हम पढ़ेंगे
गैस्ट्रिक म्यूकोजा विच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस विच कंटेन 0.5% HCl, क्योंकि HCl तो बहुत ख़तरनाक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्टमक को हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए म्यूकोजा की वजह से स्टमक हमारा सही होता है, वो उसको प्रिवेंट करती है। एंजाइम कौन से होते हैं? इनएक्टिव पेप्सिनोजिन, जिस भी एंजाइम के आगे जिन आ गया मीन्स वो इनएक्टिव है, एक्टिव फॉर्म उसका नहीं हुआ अभी तक, विच इज़ गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन जो भी है ना वो अडल्ट में नहीं होता, सिर्फ यंग चिल्ड्रंस में होता है। कोई अगर आपसे पूछे या MCQs आ जाए तो आप फ़ौरन से कर लीजिएगा कि रेनिन इज़ नॉट प्रेजेंट इन अडल्ट, वो सिर्फ बच्चों में होता है। थर्ड, लुब्रिकेटिंग म्यूसिन, इट लुब्रिकेट गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। म्यूसिन की वजह से ही स्टमक हमारा बच जाता है, वरना क्योंकि HCl अपना रिएक्शन कर सकता है गैस्ट्रिक वॉल पे, स्टमक की जो वॉल है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक वॉल, इसलिए हमारा HCl कोरोसिव एक्शन कर सकता है, इसलिए बच जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, इट प्रोवाइड नेसेसरी pH 1 to 2 फॉर एंजाइम एक्शन। कुछ एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, हमने पढ़ा, जैसे इनएक्टिव पेप्सिनोजिन, फिर वो इस जो ये pH HCl प्रोवाइड करता है, एसिडिक pH होती है 1 to 2, इसलिए वो एंजाइम एक्शन के लिए बेस्ट होती है। इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। HCl की वजह से जो भी बैक्टीरिया हैं, कोई भी वायरस वाली चीज़ है, तो वो हमारी स्टमक में क्या हो जाती है? किल हो जाती है। इट चेंजेस इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन टू द एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। ये क्या करता है? पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है इसकी एक्टिव फॉर्म में जो है पेप्सिन। इट डिजॉल्व कोलेजन, स्प्लिट न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड सम अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड मेक द फूड सॉल्व। अब ये क्या करता है? HCl 4 फंक्शन है। एक तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि एंजाइम एक्शन परफॉर्म कर सके। दूसरा ये क्या करता है? एंटीसेप्टिक है, किल बैक्टीरिया करता है। थर्ड ये क्या करता है? पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। नंबर 4 क्या है? ये कोलेजन को, फाइबर्स जो हमारे होते हैं उसको डिसॉल्व करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स को भी ब्रेक करता है ताकि हमारा फूड सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये अब क्या जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। Digestive action of gastric juice. Except for a limited hydrolysis of sucrose, no major digestion of carbohydrate take place in stomach. इस सक्रोज के अलावा कोई भी स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट की कहाँ पे होती है? माउथ में। Enzyme lipase act upon small amount of lipids to produce saturated fatty acid and glycerine. Due to low pH, lipase cannot play an important role in hydrolysis of fat. Lipase जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो एलिमेंट है, एंजाइम है, वो क्या करता है? फैट पे उसकी एक्शन होती है, वो फैट को क्या करता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरीन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि HCl की वजह से उसका लो pH होता है गैस्ट्रिक में, इसलिए लाइपेज अपना फंक्शन फुली परफॉर्म नहीं कर सकता। एंजाइम पेप्सिन कमेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर प्रोटीन्स। पहले प्रोटियोसिस, फिर पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इन दोनों को हम क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या करेगा? इस पे पेप्सिन एक्ट करेगा, फिर इसको कन्वर्ट कर देता प्रोटोसिस एंड पेप्टोन्स। रेनिन इज़ द एक्टिव इन स्टमक ऑफ बेबीज़ में होता है, एडल्ट में नहीं होता, याद रखिएगा। इट चेंजेस सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन इनटू इनसॉल्युबल कर्ड मिल्क। ये क्या करता है? कैसिनोजिन को इनसॉल्युबल कर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो है कैसीन। कैसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन विच देन कंबाइंस विद कैल्शियम इन मिल्क टू फॉर्म इनसॉल्युबल सेमी सॉलिड called calcium casinate. It is then converted to polypeptide by action of pepsin. अब कैसिनोजिन क्या करता है? रेनिन की वजह से ये कैसिन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसिनोजिन सॉल्युबल है, कैसिन इनसॉल्युबल है। फिर क्या करेगा? कैसिन कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो ये कैल्शियम कैसिनेट बन जाएगा। कैल्शियम कैसिनेट बाय फर्दर एक्शन ऑफ पेप्सिन क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लें। कैसिनोजिन जो कि सॉल्युबल था, रेनिन की वजह से वो कैसिन में हो गया, फिर कैल्शियम से बाइंड करेगा, कैल्शियम कैसिनेट बनाएगा, फिर बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक थ्रोली मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एंड चेंजेस इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म कॉल्ड काइम। काइम हमारा स्टमक में ही बन जाता है, इंटेस्टाइन में फूड नहीं जाएगा, काइम जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि मूवमेंट होती है, गैस्ट्रिक मूवमेंट होती है स्टमक में, जिसकी वजह से फूड हमारा मिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम कहते हैं काइम।
duodenum. The chyme is periodically allowed to reach the stomach by the way of pyloric sphincter muscles. pyloric sphincter muscle से वो स्टमक को लीव करेगा, अब वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. Small intestine, intestinal digestion. Duodenum is the first part of small intestine. Its main site of digestion. ये क्या है? It is the main site of digestion. Small intestine में सबकी डाइजेशन हो जाएगी. इट रिसीव 3 डाइजेस्टिव जूसेस, क्योंकि ये 3 जूसेस को रिसीव करता है. बाइल जो कि हमारे कहाँ से आता है? लिवर से. पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पेनक्रियास. ससिनस इंट्रिकस फ्रॉम ड्यूडेनल वॉल्स. जो ड्यूडेनम की वॉल होती है वहाँ से एक जूस निकलता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बाइल. बाइल इज एन अल्कलाइन, पीएच उसकी कितनी होती है? 7 to 8. ग्रीनिश फ्लूइड प्रोड्यूस बाय लिवर. इट कंटेन्स नो एंजाइम. उसमें एंजाइम्स नहीं होते, खाली बाइल एसिड होते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा. बाइल कंटेन नो एंजाइम, ओनली बाइल एसिड्स. द डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स ऑफ बाइल आर बाइल साल्ट्स विच कंटेन सोडियम ग्लाइकोज. कौन से साल्ट्स होते हैं हमारे पास बाइल में? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरकोलेट एंड सोडियम कार्बोनेट. फंक्शन ऑफ बाइल्स आर इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक काइम. फंक्शन उसके क्या है? एक तो वो एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देगा, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर एंजाइम एक्शन एंड ससेस इंट्रिकस. इमल्सिफाई, फैट को इमल्सिफाई करेगा. इमल्सिफिकेशन क्या होती है फैट की? कोई भी फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. लिपिड चेंजिंग आ गया ना, देखिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. थस प्रोवाइड्स इंट्रिकस लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज. कोई भी अगर चीज़ें बड़ी है, अब इमल्सिफाइंग एक्शन है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, इमल्सिफाई होगा. इनकी जो सरफेस एरिया होगी वो कम होगी, इनकी ज़्यादा होगी सरफेस एरिया, क्योंकि हर किसी की अलग अलग करेंगे तो सबकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम होगी, इसलिए एंजाइम लाइपेज जल्दी एक्ट करता है इस पर. अब पेनक्रियाटिक जूसेस कौन से? द जूस कंटेन्स 4 एंजाइम्स. देयर फंक्शन आर इज फॉलोज. पेनक्रियाटिक अमाइलेज. अमाइलेज है तो वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा. कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज. पेनक्रियाटिक लाइपेज. इट चेंजेस लिपिड टू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स. क्या करेगा? लिपिड को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स में. ट्रिप्सिन. इट प्रोड्यूस इन एन एक्टिव फॉर्म. इनएक्टिव फॉर्म में होता है ट्रिप्सिनोजिन. इट चेंजेस पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स. पेप्सिन की वजह से जो भी प्रोटीन हमारे कन्वर्ट किस में हो रहे थे? पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में. फिर पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन की वजह से, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन की वजह से ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. पेप्टाइडेसिस. इट रिलीजेस फ्री अमाइनो एसिड फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है. अब सस्सिकर इंट्रिकस हमारे पास क्या है? इट कंटेन्स द फॉलोइंग एंजाइम्स विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन. अब उसमें फॉलोइंग एंजाइम्स हैं, देखिए एक कौन सा है? एंटेरोकाइनेज. इट एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजिन एंड चेंजेस इनटू एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन. पेप्सिनोजिन को कौन कन्वर्ट कर रहा था? HCl. लेकिन एंटेरोकाइनेज को कौन कर रहा है कन्वर्ट? एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है. इरिप्सिन. इट चेंजेस रिमेनिंग प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड टू अमाइनो एसिड्स. ये क्या करेगा? जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स रिमेनिंग रह गए उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा. माल्टेट्स. माल्टेज क्या करेगा? ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. सक्रेज क्या करेगा? सक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा. ये आपको पता होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज गैलेक्टोज बनाएगा. ये आपको पता होगा. ग्लूकोज माल्टोज बनाता है. लैक्टेज. इट इज़ अ मिल्क शुगर. लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. क्योंकि ये पॉलीमर है, उनके मोनोमर में इसे तोड़ देगा. न्यूक्लियस. इट कन्वर्ट्स DNA एंड RNA इनटू फॉस्फेट, राइबोज शुगर एंड डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस. हमें पता है कि DNA कहाँ से बनता है? 3 कंपाउंड से बनता है. नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फोरिक एसिड एंड राइबोज शुगर. DNA और RNA को इन्हीं में तोड़ देगा. ठीक है. अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के पहले हम फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं. यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ पे माउथ में कोई भी फूड गया,
अब माउथ में जैसे ही फूड गया, यहाँ पे अमाइलेज की वजह से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, फिर वो बोलस की शक्ल में आ जाता है, फिर वो फेरिंग्स में आता है, फिर बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस वो इसोफेगस में जाता है, फिर इन्फेक्टर से होके स्टमक में आता है। स्टमक में कौन से थे? गैस्ट्रिक जूसेस, HCl था, पेप्सिनोजन था, लाइपेज था। क्या करेगा HCl? एक तो इसको बैक्टीरिया से बचाएगा, दूसरा पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वजह से स्टमक हार्म नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या होती है? लाइपेज की वजह से फैट की डाइजेशन होगी, प्रोटीन की डाइजेशन होगी, प्रोटीएज भी होता है। फिर ये पायलोरिक इंस्फिंक्टर से क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसकी फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ये इम्पोर्टेंट साइट होती है डाइजेशन के लिए। यहाँ पे 3 जूसेस आते हैं, बाइल, ससस इंट्रिकस एंड पेनक्रियाटिक जूसेस। जो भी बच गई होती है डाइजेशन वो यहाँ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर ये कायम की शक्ल में, स्टमक में जो है कायम की शक्ल में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर ये क्या करेगा? डाइजेस्ट हो गया। अब ये पास होता लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी, हम देख लेंगे। फिर ये फीसिस की शक्ल में एनस से जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? मेन जो हमारा होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट करते होते हैं? उन मोनोमर्स में। ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। प्रोटीन्स हमें किस में होते हैं? अमाइनो एसिड्स में। एंड जो फैट्स होते हैं वो हमें फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होंगे। अब इनकी एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं हम। Absorption of or assimilation. After digestion, the water soluble simple form of food, example glucose, fructose, fatty acids, amino acids, glycerol, etc. pass through the walls of small and large intestine into blood. अब क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, अब वो ब्लड में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इनके सिंपलर फॉर्म मिल गए जिनको हम कहते हैं मोनोमर। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड हमें मिल गए। एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। वाटर, ग्लूकोज, इथेनॉल, सर्टेन मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स में बी absorbed by osmosis, diffusion and active transport into cell lining stomach. अब पहले क्या है? एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। अब हम देख लेते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं इसमें। कुछ ट्रांसपोर्ट होती है, मिनरल्स हों, आयंस हों या कोई भी मॉलिक्यूल हो, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हम इसको 2 में क्लासीफाई करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। और इसकी दूसरी पॉइंट क्या होगी कि ये हमेशा लोअर टू हायर जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेगा, लोअर टू हायर। कंसंट्रेशन, जिस चीज़ में कंसंट्रेशन कम है और जिस चीज़ में ज़्यादा है ना, तो ये कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव क्या है? नो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये हायर से लोअर मूव करता है, हायर टू लोअर। अब इसके फिर टाइप्स होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ये भी डिफ्यूजन की टाइप होती है। डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से मूव कर जाए विदाउट एनी एनर्जी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे हम अगर मैं रूम में आती हूँ, स्प्रे करती हूँ, तो ये पूरे रूम में खुशबू हो जाएगी, तो हम इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस क्या होती है? अगर वो डिफ्यूजन हम वाटर मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, स्पेशली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको नाम देते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। होप ये आपको क्लियर होगा थोड़ा ट्रांसपोर्ट का। अब यहाँ पे देखें कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए और ये एक्सेप्ट वाटर, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है स्टमक में एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मच ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादा वहीं होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इंटरनल सरफेस एरिया इज़ ग्रेटली इंक्रीज बाय इनफोल्डिंग एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे फोल्ड्स बने होते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ बड़ी होती है लेकिन उसके फोल्ड्स बने होते हैं, इसलिए वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और विलाय होते हैं। आपको पता है किसी भी स्ट्रक्चर में विलाय होंगे तो वो उसको क्या करेंगे, उसकी सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। Each villus is constantly contracting and relaxing, and doing so aids transport of nutrients with intercapillary vessels and lacteals. कैपलरी वेसल्स हमारे पास कैपलरी है, लेक्टिल्स हमारे पास क्या है, लिम्फ वेसल्स। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए मटेरियल होगा या तो वो वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स में, या लेक्टिल्स में जाएगा, लिम्फ वेसल्स में। द मोनोसैकेराइड्स मेनली ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल है वो लेक्टिल्स में जाएंगे। ठीक है, याद कर लें, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, लेकिन जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है वो लेक्टिल्स में जाएंगे, मीन्स लिम्फेटिक्स में जाएंगे ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वाटर और विटामिन्स मिनरल्स की भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। द आउटर सरफेस कॉल्ड इपीथीलियम। इपीथीलियम क्या है हमारे पास, सेल लाइनिंग होती है, आउटर सरफेस की जो लाइनिंग होती है इपीथीलियम होती है, उसको कहते हैं। लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस माइक्रोविलाई विच आर एबल टू इनगल्फ स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड फ्लूइड बाय अ प्रोसेस कार्पिनोसाइटोसिस। आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि दो ट्रांसपोर्ट होती हैं, साइटोसिस होती हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हम क्या कहते हैं, वाटर के लिए होती है, और फेगोसाइटोसिस कोई भी फूड पार्टिकल हो, कोई भी सॉलिड मटेरियल हो। ठीक है, अब ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाय द हेल्प ऑफ पिनोसाइटोसिस इनगल्फ कर देता है। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन नहीं होती सिवाय वाटर्स एंड मिनरल्स। Water absorption take place in the colon region together with active and inactive intake of certain minerals etc. ions. Most of the water present in original saliva, gastric bile and pancreatic juice is recovered by absorption here in large intestine. जो भी हमारा वाटर इन जूसेस में प्रेजेंट होता है, बाइल में, सलाइवा में, गैस्ट्रिक में, पेनक्रियाटिक में, वो लास्ट में आकर लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम आते हैं, एब्जॉर्प्शन हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम आते हैं इजेक्शन एंड डेफिकेशन। द अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। म्यूकस कंटेनिंग द म्यूसिन इज सीक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन टू लिब्रिकेट द फीसेस। बिफोर द एक्ट ऑफ इजेशन द फीसेस मूव इनटू रेक्टम फ्रॉम वेयर दे लीव थ्रू द एनस। अब हम इसमें देखते हैं कि अब लार्ज इंटेस्टाइन ये जो था हमारे पास, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन हो गई, अब हम आ गए हैं रेक्टम में। अब रेक्टम में क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल होगा, ये जो यहाँ पे इसकी जो वॉल है रेक्टम की, वो म्यूसिन रिलीज़ करेगी ताकि जो वेस्ट मटेरियल है ये लुब्रिकेट हो जाए, इतना सॉलिड ना हो, फिर ये एनल कैनाल से होके एनस से एक्सपेल आउट हो जाएगा, एक्सपेल आउट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन या इजेशन। होप ये आपको समझ आया हो, कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।